टाटा का नाम आज पूरी दुनिया में है। आज के समय में टाटा के 100 से ज्यादा कंपनियां चलती है, चाहे वो कुछ भी हो। अगर आप किसी कार से ट्रेवल करते हैं तो टाटा कार्स, टाटा मोटर के कई सारे ब्रांड हैं। अगर आप किसी प्लेन से ट्रेवल करते हैं तो एयर इंडिया लाइंस भी उन्हीं का है। बात की जाए अगर इंडिया के सबसे मोस्ट पॉपुलर होटल की तो ताज होटल भी उन्हीं का है। कपड़ों से लेकर ज्वेलरी तक के सारे ब्रांड टाटा का ही है। यहाँ तक कि टाटा टी से लेकर खाने में डलने वाला नमक भी टाटा का ही है। पर इन सारी कंपनीज 1 या 2-3 सालों में इतनी बड़ी नहीं बनी। इन सारी कंपनीज को बनने में 200 साल लग गए थे। तो आइए जानते हैं टाटा कंपनी आज इतना ज्यादा पॉपुलर कैसे और क्यों हुई। आखिर क्या है इनके पीछे की पूरी सच्चाई। Of Mr. Ratan Tata. Helped me, could not but help me feel that I was. तो कहानी की शुरुआत होती है 1822 में। आज से करीब 200 साल पहले गुजरात के नवसारी जिले में एक छोटे से परिवार में नसरवानजी टाटा का जन्म होता है। ये अपने परिवार के पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने कुछ बड़ा करने के लिए सोचा और जब ये 20 साल के थे तो गुजरात से मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन जब ये गुजरात से मुंबई के लिए जा रहे थे तो ये अकेले नहीं थे। इनके पास ऑलरेडी एक बीवी और बच्चा भी था, क्योंकि उस समय 14-15 की एज में चाइल्ड मैरिज करा दी जाती थी। तो 18-19 साल की एज में इनको एक बच्चा भी हो गया था। नसरवानजी ने मुंबई में अपना पहला बिजनेस कॉटन एक्सपोर्ट से शुरू किया था। बिजनेस से जो भी पैसे मिलते वो अपने बेटे जमशेद जी की पढ़ाई पर खर्च कर देते थे। नसरवानजी टाटा अपने बेटे को एक अच्छी नॉलेज देना चाहते थे। जमशेद जी 14 साल की उम्र में अपने पिता के साथ मुंबई में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। तो 1858 में जमशेद जी जब 19 साल के हुए तो इनके पिताजी इन्हें बिजनेस के सिलसिले में हांगकांग भेजना चाहते थे। बट उस समय 1858 में ना कोई कार थी और ना कोई प्लेन। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता था। हालांकि इंडिया में रहकर ही किसी और प्लेस पर बिजनेस करना वो उस समय के लिए थोड़ी एक नॉर्मल बात थी। बट इंडिया से हांगकांग जाना वो भी बिना किसी फैसिलिटीज के, और वो भी अकेले नहीं। इनके पास भी ऑलरेडी एक बीवी और बच्चा था और ये कोई आसान डिसीजन नहीं था कि अदर कंट्री में जाके पूरी फैमिली के साथ शिफ्ट होना और वहीं पर एक नए बिजनेस की शुरुआत करना। तो ग्रेजुएशन करके करीब 10 साल बाद यानी कि ईयर 1868 में उन्होंने अपना पहला बिजनेस शुरू किया, वो भी केवल 21,000 रुपए में। आप लोगों को लग रहा होगा कि 21,000 रुपए में कौन सा बिजनेस शुरू हो पाएगा, लेकिन दोस्तों याद रखिए वो 1868 था। उस समय के लिए 21,000 रुपए भी बहुत ही बड़ी रकम थी। तो जमशेद जी ने अपना पहला बिजनेस मुंबई में ही शुरू किया था और साथ ही साथ इन्होंने 5 स्टार होटल भी खोला, जिसे आज हम लोग इंडिया के सबसे मोस्ट पॉपुलर होटल में से एक मानते हैं, द ताज होटल। और ये होटल इंडिया का पहला ऐसा होटल था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आती थी। और देखते ही देखते इन्होंने कई सारी कंट्री पे भी काम किया, जैसे कि चाइना, जापान, यूरोप और यूके में भी। लेकिन जमशेद जी कॉटन को ट्रेड करके सेटिस्फाई नहीं थे, इसीलिए इन्होंने 1877 में नागपुर में एक इम्प्रेस मिल को सेटअप किया और मैन्युफैक्चरिंग चालू की। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उनके वर्कर्स काम को लेकर सीरियस नहीं थे और तो और हफ्तों भर छुट्टी पर ही रहते थे। तो फाइनली जमशेद जी को इस प्रॉब्लम का सलूशन मिलता है कि वो वर्कर्स पे गुस्सा ना करने के बदले में बल्कि एक स्कीम को निकालते हैं। तो स्कीम में ये था कि वर्कर्स को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती और तो और स्पोर्ट्स डेज, फैमिली डेज, यहाँ तक कि मेडिकल इंश्योरेंस भी करवाने के लिए सोचा। और इस स्कीम की वजह से वर्कर काफी वैल्यूड फील करने लगे, जिससे इनके अटेंडेंस और परफॉर्मेंस में दोनों में चेंजेस आए। अब असली कहानी शुरू होती है 1861 में, जब सिविल वार चालू होता है। Despite having to fight against the forces of the British. तो होता क्या था, इंग्लैंड अपना कॉटन का सारा रॉ मटेरियल अमेरिका से ही इंपोर्ट करवाता था। तो 1861 में जब सिविल वार चालू होता है तो अमेरिका से आने वाली सप्लाई बंद हो जाती है। तो जमशेद जी ने इसी बात का भरपूर फायदा उठाया और अपनी तरफ से कॉटन की रेट को डबल कर दिया, क्योंकि इंग्लैंड को इंडिया से ही कॉटन को इंपोर्ट करना पड़ता था। और देखते ही देखते जमशेद जी इंग्लैंड गए और वहां पर भी अपना बिजनेस शुरू किया। 4 सालों तक इन्होंने भरपूर पैसे कमाया और ठीक 4 साल बाद ही यानी कि 1865 में जब सिविल वार खत्म हो जाता है तो अमेरिका से आने वाली
सप्लाई वापस से शुरू हो जाती है। अमेरिका से आने वाली सप्लाई की वजह से जमशेद जी के बिजनेस पर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है और वो लॉसेस में जाने लगते हैं। जमशेद जी अपने जीते जी बहुत ही सारे सपने देखे और उन्हें पूरा होते हुए देखना चाहते थे। उन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, इंडिया में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम को चलाना, एक स्टील प्लांट को खोलना, एक ऐसा 5 स्टार होटल जिसमें कोई भी जा सकता था, चाहे वो अमीर हो या गरीब। ईयर 1904 में जमशेद जी टाटा का देहांत हो जाता है, लेकिन उनके देहांत से पहले उनके तीनों प्रोजेक्ट पे काम चालू हो चुका था। जमशेद जी अपने पूरे लाइफ में केवल एक होटल को ही खोल पाए थे, तो उनके बाकी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए उनके बेटे दोराब जी टाटा ईयर 1859 में जन्म लेते हैं। दोराब जी टाटा ने पूरी लगन और मेहनत के साथ अपने पिताजी के बिजनेस को संभाला। तो ईयर 1910 में स्टील प्लांट तैयार हो चुका था और स्टील की प्रोडक्शन शुरू हो चुकी थी, और उसी बीच यानी कि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है। और उस टाइम पे ब्रिटिशों को स्टील की बहुत ही सख्त जरूरत थी। उस दौरान टाटा स्टील का बहुत ही अच्छा खासा रेपुटेशन बन चुका था। टाटा स्टील का इस्तेमाल हथियारों को बनाने के लिए, ब्रिटिशों को टैंक्स बनाने के लिए, यहाँ तक कि रेलवे ट्रैक्स को बिछाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उस टाइम ब्रिटिशों ने एक बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट दी थी कि टाटा स्टील सेव्ड अस, टाटा स्टील ने हमें बचा लिया। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उनके टैंक्स पे जब बम गिरते थे तो वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाते थे। दोराब जी टाटा ने अपनी कंपनी को पूरी रिस्पांसिबिलिटी के साथ और अपने रेपुटेशन को भी ध्यान में रखते हुए ईयर 1932 तक अपनी सारी कंपनी को अच्छे से संभाला, और फिर इनके दूर के कजिन जे.आर.डी. टाटा जी ने इनके सारी कंपनी को टेक ओवर किया। जे.आर.डी. टाटा जी का जन्म 1904 में पेरिस में हुआ था। जे.आर.डी. टाटा जी को फ्लाइंग का बहुत ही पैशन था और ये अपने टाइम पे एक पायलट भी रह चुके हैं, इसीलिए इन्होंने इंडिया की फर्स्ट एयरलाइन टाटा एयरलाइन को स्टैब्लिश किया। लेकिन 1946 में से टाटा एयरलाइन से एयर इंडिया कर दिया गया था, क्योंकि 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उस टाइम पे जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी थी वो सारी कंपनी नेशनलाइज हो रही थी। तो 1953 में भारत सरकार ने एयर कारपोरेशन एक्ट पास किया और टाटा सॉन्स के एयरलाइंस पर अपना हुकूमत जमा लिया। जे.आर.डी. टाटा जी को इस बात से बहुत ही दुख पहुंचा, लेकिन नेहरू सरकार जी ने नेशनलिज्म के बाद जे.आर.डी. टाटा जी को ऑफर किया कि वो खुद आके एयर इंडिया को लीड करे, और जे.आर.डी. टाटा ने भी इनकी बातों को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया एयर इंडिया को लीड करने के लिए। जे.आर.डी. टाटा ने टाटा ग्रुप के तहत कई सारे इंडस्ट्री को भी स्टैब्लिश किया, जैसे कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा मोटर, वोल्टास, टाइटन और एयर इंडिया को भी। 1982 में उन्हें फ्रेंच लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, और 1955 और 1922 में उन्हें इंडिया के 2 हाईएस्ट सिविल अवार्ड मिला। इसके अलावा जे.आर.डी. टाटा जी ने 1945 में रेलवे इंजन को बनाने वाले कंपनी को खरीद लिया, जिसका नाम टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड था, जिसे बाद में बदलकर टेल्को नाम दे दिया गया। टेल्को केवल रेलवे के लिए स्टीम इंजन बनाती थी, लेकिन जे.आर.डी. टाटा ने ट्रक मैन्युफैक्चरिंग में भी कदम रखा। उन्होंने टाटा में टाटा 407 को लॉन्च किया, जो कि बहुत ही पावरफुल थी। इंजन और ट्रक बनाने वाली कंपनी को आज हम लोग टाटा मोटर के नाम से जानते हैं। जे.आर.डी. टाटा ने टाटा ग्रुप को मल्टीनेशनल कंपनी को बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जे.आर.डी. टाटा ने 53 सालों तक टाटा सॉन्स के चेयरमैन के तौर पर काम किया। उन्होंने 1938 से इस पोस्ट को संभाला और 1991 तक इस पोस्ट पर रहे, और 1993 में इनका देहांत हो जाता है। अब जे.आर.डी. टाटा की जितनी भी कंपनियां लॉसेस में चल रही थी, उनको हैंडल करने के लिए कोई और नहीं बल्कि जमशेद जी के ग्रैंडसन सर रतन टाटा जी को बुलाया जाता है इन सारे कंपनी को टेक ओवर करने के लिए। Because the environment here didn't support them. My dream for the future of India is to see India continue to grow and become an economic power. So the jury, I can't say enough to express my appreciation for having this great honor bestowed on me. What I would tend to want to convey is that people should do what they believe is the right thing to do.
वैसे तो सर रतन टाटा 1962 में यूएस में आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहे थे और उन्होंने इंडिया आके टाटा स्टील को ज्वाइन किया और वहां पर एक नॉर्मल वर्कर की तरह काम किया। उनके हॉनेस्टी को देखकर उन्हें एक पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती जा रही थी। उन्होंने सबसे पहले इम्प्रेस मिल को लॉसेस से निकाला और फिर टाटा का ही एक कंपनी नेल्को जो टीवी वगैरह बनाती थी उसका रेवेन्यू 3 करोड़ से बढ़ाकर 200 करोड़ कर दिया। और इसी रीजन की वजह से ईयर 1991 में सर रतन टाटा जी को अनाउंस किया गया कि एज ए सक्सेसर ऑफ चेयरमैन। रतन टाटा जी को कई सारी कंपनी का सामना करना पड़ा क्योंकि उस समय जिन्होंने अपने अपने कंपनी के लिए सालों तक काम किया था वो उनके कंपनी से कई गुना आगे थे। ईयर 1991 वही समय था जब इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि इंडिया अब लिबरलाइज हो रहा है, अपने मार्केट को बाकी दुनिया के लिए खोल रहा है। Any price, bear any burden, make any sacrifice to realize this dream. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू में बातल में। रतन टाटा के 21 साल के कार्यकाल के दौरान उनका जो रेवेन्यू था वो 40 गुना से अधिक और प्रॉफिट 50 गुना से अधिक बढ़ गया था। उन्होंने कई सारी कंपनी को भी एक्वायर किया जैसे कि टेटली जिसे 12 बिलियन डॉलर में खरीद लिया। यूरोप में एक कोरस करके कंपनी है जो कि स्टील को मैन्युफैक्चर करती है, टाटा ने उसे भी 11 बिलियन डॉलर में खरीद लिया। जैगुआर लैंड रोवर जैसी लग्जूरियस कार जो कि अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, टाटा ने उसे भी टेक ओवर कर लिया। कार मैन्युफैक्चरिंग जैगुआर जो कि यूके की थी, लेकिन जब बात आई इसे बेच देने की तो इस कंपनी के जो वर्कर्स थे वो खुद चाहते थे कि टाटा कंपनी हमारे कंपनी को टेक ओवर करे। साल 2003 में रतन टाटा ने एक स्कूटर पे 4 लोगों को ट्रेवल करते हुए देखा तो उन्हें ये बात हजम नहीं हुई। तो 5 साल बाद उन्होंने एक टाटा नैनो कार की कॉन्सेप्ट तैयार किया और 5 साल बाद टाटा नैनो कार मार्केट में आई। कार की प्राइस को इस हिसाब से रखा गया कि इसे एक लोअर मिडिल क्लास वाले भी ले सकते थे। कार की प्राइस थी केवल 1 लाख रुपए और इसी 1 लाख रुपए की वजह से टाटा नैनो की मार्केटिंग बहुत ही बेकार साबित हुई। लोग अपने लोगों ने सोचा कि इस कार को ले भी लेना चाहते थे। लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि हम कितने सस्ते लोग हैं। सर रतन टाटा के ग्रुप में उन्होंने जो कुछ भी किया उन्होंने हर चीज में सक्सेस पाया, चाहे वो कार मैन्युफैक्चर हो, टीसीएस का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर बनाना हो या फिर स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल, ऑलमोस्ट हर चीजों में उन्होंने सक्सेस पाया। रतन टाटा जी को बीते कुछ दिनों से उम्र संबंधित बीमारियों की वजह से मुंबई के बहुत ही बड़े हॉस्पिटल ब्रांच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट थे। डॉक्टरों की पूरी टीम उनके ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखा। हालांकि 9 अक्टूबर वेडनेसडे को उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। हमारे तरफ से सर रतन टाटा जी को बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद कि वो आज हमारे देश के लिए इतना सब कुछ किए। उन्होंने अपने बारे में ना सोचकर बल्कि हमारे देश के कई लाखों गरीबों को भूखे मरते हुए बचाया। तो ये थी कहानी दोस्तों टाटा ग्रुप की। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो।